सो वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले सीरीज में हमने कवर किया था पिछले चैप्टर्स। होप सो आपके सबके एग्जाम्स जो थे अच्छे गए होंगे। इस वीडियो में या आने वाले जो वीडियो की सीरीज होने वाली है हमारी, ये एक नए सब्जेक्ट के ऊपर होने वाली है जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटेजी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसके। ये समझने का सब्जेक्ट है कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, और साथ ही साथ ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करेगा। इन केस आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी हो किसी चीज़ के लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, ये सब काफ़ी हेल्प करेगा इसके कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन। फिर इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, विजन्स विजन्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ओके, ये तीन टॉपिक हमारे हो गए। स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये स्कूल्स ऑफ थॉट्स बेसिकली क्या है कि बस एक स्टाइलिश सा नाम है, ऐसे समझो। बस एक थिंकिंग टेक्निक है। थॉट्स, अब थॉट्स हमने कुछ थॉट्स सोचे इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेके। कौन कौन से अलग अलग तरीके कैटेगराइज किया है बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। अलग अलग थॉट्स में कैटेगराइज किया, उसको हम बोले स्कूल्स। उसके बारे में समझेंगे। स्ट्रेटेजिक कंटेंट क्या होता है, प्रोसेस, प्रैक्टिस, ये तीन चीज एक ही होती है। स्ट्रेटेजिक कंटेंट, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिस, ये तीन चीज। नेक्स्ट इज फिट कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक्स है जो हमें इस वीडियो में कवर करना है यूनिट 1 में। सो ये आपके नोट्स जो मैंने बनाए हैं आपके आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट लेट्स शुरू करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस। ये फिर से क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, monitoring, analyzing, evaluating, and organizational goals and strategies to ensure long-term success and competitiveness. एग्जाम्पल के तौर पर मैं कैजुअल एग्जाम्पल लूंगा समझाने के लिए आपको। आप सब ने कभी ना कभी जेई जैसे एग्जाम की तैयारी की होगी, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की होगी, कोई भी एग्जाम की तैयारी की होगी। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हम समझते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ओके, उसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। उसका आप रिलेट एनालॉजी आप समझ चुके होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। उसके लिए एक प्रोसेस जिसमें हम प्लान करें, खुद को मॉनिटर करें कि हम कितना प्लान जो हमने किया था उसको यूज कर रहे हैं। खुद को एनालाइज करें, इवेलुएट करें हमारे गोल्स को, स्ट्रेटेजीज को। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए और एक कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन रखने के लिए, हमें सबसे आगे रहने के लिए और एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज करते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एनालाइजिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजीज एंड इम्प्लीमेंटिंग देम विद इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस। ओके, सो ये पूरा एक डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जिसे हमें समझना था। ये बेसिकली एक लॉन्ग डेफिनेशन है, अगर आया इनके इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इज की स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। की स्टेप्स क्या क्या होते हैं, बहुत सिंपल स्टेप समझो। सबसे पहले अगर मैंने एग्जांपल आपको जो दिया, आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको गोल सेट करना जरूरी है ना, कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या बनना है। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी के तो आपको एक आईआईटी में जाना है, जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको एक आईआईटी में जाना है, तो आपने गोल सेट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंट एनालिसिस करो, यानी कि अपने इन्वायरमेंट का सेटअप करो। तुम किस टाइप में इन्वायरमेंट चाहते हो, उसके लिए तुम्हारे इंटरनल स्ट्रेंथ क्या होंगे। इंटरनल स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ, दो तरह के स्ट्रेंथ्स होते हैं, मैं सबके बारे में बताऊँ क्या होती है। तो आप अपने स्ट्रेंथ्स को समझो, स्वॉट एनालिसिस करो। स्वॉट एनालिसिस मतलब होता है, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स। इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। ये करने से हमें ये नेक्स्ट जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, उसमें भी आएगा। इसको एनालाइज करने से ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि हम किस अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है, हमें किससे डर लगता है और हम किसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं, किसमें हमारी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये एनवायरमेंटल एनालिसिस पे पार्ट आता है। सबसे पहले हमने एग्जाम के लिए क्या किया, हमने गोल सेट किया, हमारे मिशंस क्या क्या है, हमारे विजन्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ये सब चीजें करने के बाद हम हमने इन्वायरमेंट का एनालिसिस किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने स्ट्रेटेजी का फॉर्मेशन किया, कि हमने चलो सब कुछ चले, हमने इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये समझ, ये मेरी कमजोरियां हैं जो मुझे इंप्रूव करनी है, ये मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये मेरी एनालिटिक्स स्किल बहुत अच्छी है, ये सबसे मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। अब मैंने स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंट किया, कि स्ट्रेटेजी का फॉर्मेशन किया, जैसे एक्शनेबल प्लान्स हो गए, मेरे को क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, अपने क्या क्या अचीव करना है, वो मैंने प्लान्स बनाए। अब मैंने प्लान सब कुछ कर लिया, फॉर्मुलेशन कर लिया, अब मैं इम्प्लीमेंटेशन में आऊंगा। तो नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन। हमने स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन में हमने सब सारे के सारे रिसोर्स एलोकेशन, मतलब उसको पढ़ाई की अच्छे से,
एग्जीक्यूट किया, हमने सारी स्ट्रेटेजीज को इफिशिएंटली इफेक्टिवली सबको किया। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन, कि हमने जो प्लानिंग की है क्या उसको मैं सही से एनालाइज करूंगा, मैंने कल क्या किया था, उसके पहले क्या किया था, एक महीने में कितना कर रहा हूँ, तो उससे मुझे पता चलेगा मुझे आगे क्या करना है। परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, फिर डेविएशन क्या तुम्हारे आ रहा है, कुछ एडजस्टमेंट्स करना, मेरे एक सब्जेक्ट कम हो गया दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, ये सब इवैल्यूएशन से आएगा। तो ये 5 स्टेजेस होते हैं जिससे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब देखो बात बताओ, मैं कर तो रहा हूँ ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर तो रहा हूँ, पर इसका फायदा क्या है, क्यों, व्हाट इज द पर्पस? तो पर्पस इज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है हमें टू अडेप्ट डायनेमिक इन्वायरमेंट्स। अब मैं अलग अलग फेजेस में काम करूंगा, जैसे मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं डायनेमिक इन्वायरमेंट में अपना काम कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं कुछ और काम भी कर रहा हूँ, मुझे डायनेमिक इन्वायरमेंट का आइडिया लग रहा है, मुझे अपने बारे में और समझने को मिल रहा है, मुझे और चीजें सीखने को मिल रही है। टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल अचीव्स इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स, अपने गोल्स को अचीव कर सके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस, क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस बेसिकली, फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सिंपल है, अचीव ऑब्जेक्टिव्स, हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। अडेप्ट टू चेंज, जैसा आपको बताया था कॉम्पिटिटिव डायनेमिक इन्वायरमेंट, यानी कि हमें चेंजेस को अडेप्ट करना है, ट्रेंड्स को, मार्केट के ट्रेंड्स को अडेप्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेंड में बदलाव आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत कस्टमर के प्रेफरेंसेस बढ़ रहे हैं, ये बिजनेस की टर्म्स में क्या है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, मार्केट के प्रेफरेंसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए मुझे चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज एनहांस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अब हमें हर चीज में कॉम्पिटिशन है हमारा, तो हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ यूनिक करना है जिससे हम कॉम्पिटिशन से अलग रहे। रिसोर्स की ऑप्टिमाइजेशन, मेरे पास सब कुछ रिसोर्सेज है अवेलेबल है, मुझे इसको बेस्ट वे तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करना है। दिस रिस्क मैनेजमेंट, ऑल्सो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको इस तरह से चीजों को करना है कि आपको कोई कॉपी ना कर सके। क्रिएट अ स्ट्रेटेजीज टू मिटिगेट, यानी कि कोई मतलब कोई रिस्क को आप पहले समझो कि आपका रिस्क क्या है, और कुछ स्ट्रेटेजीज बनाओ ताकि तुम आप इस रिस्क को दूर कर सको। नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर वैल्यूज क्रिएशन एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने से। ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, जो इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। नेक्स्ट इज विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स, विजन और ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, बहुत सिंपल है, व्हाट इज अ विजन, पहले विजन होता क्या है। विजन इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड स्टेटमेंट, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टेटमेंट, ठीक है, एक विजन समझो, एक विजन what an describing what an organization aspire to become और अचीव इन द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है और क्या अचीव करना चाहती है, ये सब चीजें विजन्स में आती है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब विजन से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंस्पिरेशनल होता है, मोटिवेशनल होता है, हम किसी से इंस्पायर होते हैं या किसी से मोटिवेट होते हैं, दोनों में अलग अलग चीजें हैं। इंस्पिरेशन मतलब उसके जैसा बनना, मोटिवेशन मतलब मुझे कुछ करने का मोटिवेशन आ रहा है, ये सब चीजें अलग अलग होती है, ये भी हमने पढ़ेंगे आगे, हम शायद बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट होने वाला है, उसमें पढ़ेंगे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का क्या डिफरेंस रहता है, मोटिवेशन के तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, वो सब चीजें पढ़ेंगे। इस प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, ये हमें विजन बताते हैं कि डायरेक्शन हमें किस तरह में सोचना है। फोकस ऑन द फ्यूचर, फ्यूचर में फोकस करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, टू बी द मोस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट यूजर सेंट्रिक कंपनी, ये गूगल, ये सॉरी अमेजोन का पंच लाइन है, या बोल सकते हो पंच लाइन है, या बोल सकते हो इसका विजन है। विजन क्या है, विजन है कस्टमर सेंट्रिक, बेस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना, ये अमेजोन का शुरू से ये विजन था कि हम एक बेस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक, विजन हमारा स्पेसिफिक नहीं था। अब इसमें क्या है कि मैं बोल तो, अमेजन ने ये बोल तो दिया कि वर्ल्ड्स बेस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनूंगा, पर उसके मेजरेबल क्या है, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैं बोल दूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे एक ऑब्जेक्टिव तो सेट करना पड़ेगा, कुछ मेजरेबल टारगेट सेट करने पड़ेंगे, मेजरेबल टारगेट्स हमें सेट करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेट्स टू अचीव विजन एंड मिशन, तो पहले विजन देखो फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाओ। ऑब्जेक्टिव से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्मार्ट, स्मार्ट याद रखो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ये सब चीज, यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि तुम्हें क्या करना है, बी स्पेसिफिक, ऐसे नहीं बोल सकता अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मुझे लोकसभा में जाना है, ये नहीं, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या आपको करना है, मेजरेबल की वो मेजर किया जा सके, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कितना पैसा चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, नहीं यार, ये नहीं, मेजरेबल, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। अचीवेबल, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, ऐसे अचीवेबल नहीं है वो, मुझे चाहिए 1 लाख रुपए जो मैं आने वाले 1 साल में या 2 साल, 1 महीने में 2 महीने में कमाऊंगा, जस्ट अचीवेबल, वो हो सकता है। रिलेवेंट, जरूरी भी तो हो, कोई कुछ और भी मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, वो जरूरी नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। टाइम बॉन्ड, एक टाइम स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। मैं बोलूंगा मुझे इसके चाहिए, लिमिटेड टाइम में ही अगर चाहिए तो उसको टाइम बाउंड बोलते हैं। ब्रेक्स डाउन द विजन इनटू एक्शनेबल स्टेप्स, ये हमारा ऑब्जेक्टिव का होता है, दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव
एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म गोल्स अलाइन विद द विजन। लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं उसको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, और शॉर्ट टर्म और टैक्टिकल शॉर्ट टर्म गोल्स को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म गोल्स। अब मैंने जो को बताया था स्कूल्स ऑफ थॉट्स में हम आते हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट क्या बोलते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, ये थोड़ा सा लेंदी है स्कूल्स ऑफ थॉट, ये मे भी आ भी सकता है एग्जाम में स्कूल्स ऑफ थॉट, क्योंकि ये लेंदी है और ये मे बी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी आने की। फर्स्ट इज डिजाइन स्कूल। पर मैं टाइटल समझता हूँ। डिजाइन स्कूल है, प्लानिंग स्कूल है, पोजीशनिंग स्कूल है, एंटरप्रेन्योरियल स्कूल है, लर्निंग स्कूल है, 5 हो गए। कल्चरल स्कूल है, इन्वायरमेंटल स्कूल है। 7 स्कूल्स होते हैं। स्कूल्स मतलब एक तरह से थिंकिंग, एक तरह से थॉट्स। डिजाइन स्कूल हमें सिखाता है, फोकस करता है स्वॉट एनालिसिस में, यानी कि लिमिटेशन भी है इसका। लिमिटेशन जो व्यूज स्ट्रेटजी एज डिलिबरेट प्रोसेस फॉर मैचिंग इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज। ये बेसिकली डिजाइन स्कूल हमें ये सिखाता है कि हमें एनालिसिस करने के लिए पूरा एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये सब पूरा एनालिसिस करनी है, और हम अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा समझे। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल कैपेबिलिटीज मतलब क्या होता है, जैसे सेम एग्जांपल मैं अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे इंटरनल कैपेबिलिटीज क्या है, मेरी सिटिंग कितनी है, कैपेसिटी बैठने की कितनी, मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, ये मेरा इंटरनल है। एक्सटर्नल क्या हो सकता है कि पेपर हुआ कि नहीं हुआ, पेपर पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है, ये इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, पर इंटरनल मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हमें ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है, इंटरनल कैपेबिलिटीज भी जरूरी है, मैं जो कर सकता हूँ वो भी, और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी भी, क्या कि काश वो मेरे साथ अलाइन हो, कि एग्जाम में कुछ ऐसा दिक्कत ना हो। तो ये दोनों चीजें हमें डिजाइन स्कूल में आती है। लिमिटेशन क्या है, टू रिजिड एंड सिंप्लिसिट। सिंप्लिसिट मतलब बहुत ही सिंपल है और बहुत रिजिड है, इसमें कुछ हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जैसे प्लानिंग स्कूल, ये बात करता है फॉर्मल डिटेल्ड प्लानिंग की, फोरकास्टिंग की, कि हम फोरकास्ट कर सके कुछ चीजों को। ठीक है, इसमें इसमें हमने किया बेसिकली इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज पे बात की। इसमें हमने डिटेल्ड प्लानिंग पे बात की, फोरकास्टिंग पे बात की। इसका फोकस होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिएटिंग डिटेल्ड प्लान। प्लानिंग ही है ना, प्लानिंग में तो डिटेल प्लान करना है। लिमिटेशन भी है, इसको ओवर एम्फसाइज कर रहे हैं ऑन प्लानिंग में, इग्नोर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं इसमें हम लोग। काफी काफी ज्यादा प्लानिंग करने से ना क्या फ्लेक्सिबिलिटी इग्नोर हो जाती है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे 3 से 4 खेलना है, 4 से 5 पढ़ना है, 7 से 8 सोना है, मैं लगातार मैंने 4-5 घंटे सेट कर दिए। अब क्या, मैं 1 घंटे बाद में थक गया, मेरे को थोड़ा रेस्ट करना है, पर मैं प्लानिंग फ्लेक्सिबल ही नहीं है मेरा, तुरंत कुछ और टाइम हो जाएगा, तो फिर मैं उसमें कर नहीं सकता। तो ये क्या है कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को हम इग्नोर कर देते हैं प्लानिंग में, ये प्लानिंग का मेन लिमिटेशन होता है। नेक्स्ट इज पोजिशनिंग। पोजिशनिंग इज अ स्ट्रेटेजी इज अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट पोजिशन इन द इंडस्ट्री टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये बहुत जरूरी है कि ये समझना कि इस इंडस्ट्री में सबसे टॉप में कौन है, और आप उसको कैसे हरा सकते हो, क्योंकि एट द एंड जो अपना अपनी इंडस्ट्री में जो सबसे बेस्ट होता है सिर्फ उसी की वैल्यू होती है। फोकस ऑन पॉटर 5 फोर्सेस एंड जेनरिक स्ट्रेटजीज। ये पॉटर एक के 5 फोर्सेस होते हैं, उसके कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, कॉस्ट, लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। 4 ही हुआ, 1 2 3 4। ओके, शायद 4 बोल दिया, 5 मे बी जेनरिक स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो कॉस्ट मतलब ये बेसिकली आपको ये बताता है कि आप एक बार देख लेना पॉटर्स के 5 फोर्सेस क्या होते हैं। 5 फोर्सेस ऑफ ऑर्डर या जेनरिक स्ट्रेटजीज, तो बेसिकली ये बताया जैसे आपको कॉस्ट में सबसे आगे रहना है, सब महंगे बेच रहे हैं, आपको सस्ता बेचना है, कॉस्ट में जीत सकते हो, लीडरशिप में जीत सकते हो, डिफरेंशिएशन में जीत सकते हो, फोकस में जीत सकते हो। इन सब ये फोर्सेस है जिसमें आप किसी भी चीज में कॉम्पिटिटिव में सबसे पोजीशन में सबसे टॉप पे रह सकते हो। ये हमें पोजीशन स्कूल सिखाता है, पर ये हमारे इंटरनल कैपेबिलिटीज को इग्नोर कर देता है। ये चीज है। एंटरप्रेन्योर हमें सिखाता है एक विजनरी लीडर कैसे बने, ड्राइविंग स्ट्रेटजीज कैसे बनाए एक लीडरशिप के लिए। ये हमें इनोवेशन और रिस्क टेकिंग का बारे में फोकस करता है ज्यादा। ठीक है, और लर्निंग स्कूल हमें ये सिखाता है कि हमें लर्निंग और एडेप्टेशन को हम लोग कैसे टाइम दे सकते हैं। ये फोकस करता है हमारे एक्सपेरिमेंटेशन और फीडबैक पे, लर्निंग जितने हो सके लर्निंग करो। कल्चरल स्कूल में बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड शेयर्ड वैल्यूज को हम कैसे फोकस करें। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स पे फोकस करता है। इन्वायरमेंटल हमें दिखाता है कि हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे कैसे, फैक्टर्स पे कैसे फोकस करें, अडेप्टिंग एक्सटर्नल प्रेशर्स, कि हम कैसे एक्सटर्नल प्रेशर्स को अडेप्ट करें अपने में। पर वो हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देता है, ये उसके लिमिटेशन है। तो ये सारे स्कूल्स की लिमिटेशन है, आपको थोड़ा पढ़ लेना, रीड कर लेना क्या चीजें होती है ये। और ये दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये में भी आ सकता है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट इज कंटेंट। जैसे मैं बताया था कंटेंट स्ट्रेटेजी, कंटेंट प्रोसेस एंड प्रैक्टिस। ये 3 चीजें, 3 टर्म्स है। ओके, सो फर्स्ट इज कंटेंट। कंटेंट में क्या मतलब है, स्ट्रेटेजी कंटेंट मतलब है व्हाट, कंटेंट मतलब क्या,
प्रोसेस मतलब हाउ, प्रोसेस है ना, कैसे, प्रोसेस। और प्रैक्टिस मतलब हु, किस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग चीजें। कंटेंट मतलब व्हाट ऑफ द स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी तुम्हारी, तुम्हारा डिसीजन क्या है, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारा फॉर्मुलेशन क्या है। एग्जाम्पल, डिसाइड वेदर टू एंटर अ न्यू मार्केट और लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। ये तुम्हारा डिसीजन। जैसे टीसीएस हो गई, टीसीएस कंपनी क्या है, टीसीएस टाटा, टीसीएस कंपनी सॉल्ट बनाती है, टाटा, टाटा सॉल्ट, टीसीएस बोल रहा हूँ, टाटा सॉल्ट बनाती है। टाटा की कंसल्टेंसी सर्विसेज भी है टीसीएस। टाटा के घड़ी भी बिकते हैं टाइटन के। तो टाटा के पास व्हाट, उनमें क्या है, उनका कंटेंट क्या है, उनका कंटेंट है कि उनकी स्ट्रेटजी, यानी कि वो एक या तो खुद नया मार्केट क्रिएट कर देंगे या कुछ अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। दिस इज द स्ट्रेटजी, व्हाट ऑफ दिस स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या है, डिसीजन क्या है, प्लान्स क्या है, ओके। प्रोसेस कैसे, द वे टू स्ट्रेटजी टू डेवलप्ड। इम्प्लीमेंटेशन किस टाइप में, इवेल्युएशन किस टाइप में होगा, फॉर एग्जांपल कंडक्टिंग अ मार्केट रिसर्च, इंगेजिंग स्टेक होल्डर्स एंड एनालाइजिंग परफॉर्मेंस। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हाउ, मतलब तुम कैसे स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो, मार्केट स्ट्रेटजी रिसर्च करके इंप्लीमेंट कर रहे हो, या स्टेक होल्डर्स को इंगेज कर रहे हो, सबसे पूछ रहे हो आपको क्या नीड है, पेन पॉइंट समझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो अपने परफॉर्मेंस को। ये सब चीजें तुम्हारे हाउ है, तो अपने स्ट्रेटजीज को कैसे ला रहे हो, हाउ, व्हाट इज द प्रोसेस। एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स फोकस ऑन हु, किसके लिए कर रहे हो तुम, पीपल, टूल्स, एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजाइजिंग। मतलब आपको स्ट्रेटेजाइजिंग करने में जो पीपल, टूल्स, एक्टिविटीज कौन कौन से है जिसको आपको हेल्प हो रहा है। एग्जाम्पल, लीडरशिप रोल्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, यूजिंग स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क यूज होता है इनके लिए। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस में आते हैं। नेक्स्ट चीज हमें देखनी है, फिट कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फ़िगरेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दो चीजें हैं। फिट कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, द आइडिया दैट स्ट्रेटेजी शुड अलाइन विद बोथ इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिट मतलब क्या होता है, एक फिट इंसान या एक फिट कोई भी चीज, फिट क्या होता है, फिट मतलब वो मेंटली भी फिट हो और फिजिकली भी फिट हो। हमारे दिमाग में तो ये चलता है, ठीक है, फिट मतलब तो यही होता है। तो इसमें फिट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, बिजनेस स्ट्रेटेजी में फिट कॉन्सेप्ट मतलब होता है कोई भी एक स्ट्रेटेजी, कोई भी एक स्ट्रेटेजी इंटरनल इन्वायरमेंट में भी अलाइंड हो और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी अलाइंड हो। अब आप पूछोगे यार हर्ष, इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है। सो इंटरनल मतलब होता है कि आपके कैपेबिलिटीज, आपके रिसोर्सेज, मेरे अगर मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, मेरी कैपेबिलिटीज और मेरे रिसोर्सेज, मेरे पास कितने रिसोर्सेज है, बुक्स या नोट्स या जो मैंने बनाए हैं, या मेरी कैपेबिलिटीज, लर्निंग कैपेबिलिटीज कितनी है, वो मेरे इंटरनल है, ठीक है, वो मेरा इंटरनल है। पर एक्सटर्नल क्या, एक्सटर्नल एग्जाम्स, जो एनटीए जो मेरा एग्जाम कंडक्ट करती है, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज माई अपॉर्चुनिटीज, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या आती है, थ्रेट्स, मेरे को किस चीज से खतरा है, क्या पता वो कुछ एक्शन बोल दे कि यार इस बार एग्जाम्स हो ही नहीं रहे, तो उसमें मेरा हाथ नहीं है ना कुछ। पर यही है कि आपको फिट बनने के लिए, फिट कंसेप्ट के लिए, एक फिट स्ट्रैटेजी के लिए आपको बोथ इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ फिट दो तरह के फिट होते हैं, इंटरनल फिट एंड एक्सटर्नल फिट। इंटरनल फिट मतलब अलाइन विद बोथ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कल्चर और रिसोर्स। और एक्सटर्नल फिट मतलब होता है इंडस्ट्री के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, मार्केट के ट्रेंड्स पे भी डिपेंड करता है और कस्टमर के नीड पे भी डिपेंड करता है। एक्सटर्नल, जिसमें मैंने बताया एक्सटर्नल फिट, अब इसमें क्या आप देखो, इंडस्ट्री के कंडीशंस पे आपका कंट्रोल है नहीं, मार्केट के ट्रेंड्स पे आपका कंट्रोल है नहीं, कस्टमर के नीड्स पे आपका कंट्रोल है नहीं, पर हाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, हाँ कल्चर पे कंट्रोल है, हाँ रिसोर्सेज पे है, हाँ। तो इंटरनल फिट मतलब जिसपे आपका कंट्रोल हो, एक्सटर्नल फिट मतलब जिसमें कंट्रोल नहीं हो पर आपको उसके हिसाब से अपने इंटरनल फिट को चेंज करना हो, ठीक है। एग्जाम्पल, अ कॉस्ट लीडरशिप, a cost leadership strategy requires an organization to have efficient operation and low cost production। ये दोनों चीज एक कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में लगती है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया फिट कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पर्सपेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर दिस। सो कॉन्फ़िगरेशन पर्सपेक्टिव क्या होता है, इट बेसिकली emphasizes that successful strategies depend on consistent pattern of behavior and organizational design। ये बेसिकली क्या है, मैं आपको बताता हूँ एक बार कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो एक्स वाई जेड, या अमेजोन की एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक अमेजोन ऑर्गेनाइजेशन है और एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड जो अभी रिसेंट कुछ महीने पहले आई है, ठीक है। अब अमेजोन की स्ट्रेटेजीज क्या है, अमेजोन की स्ट्रेटेजीज होगी कि हमें जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है अमेजोन के, जो एक वेल स्टेब्लिश कंपनी है अमेजोन, उसके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसको बेटर कैसे करें,
ठीक है, साथ ही साथ इनोवेशन पे भी उनका होगा, पर अपने जो एग्जिस्टिंग चल रही है उनको बेटरमेंट, उनको बेटर करने के लिए ज्यादा फोकस्ड होगा उनका। और ये जो एक्स वाई जेड कंपनी जो कुछ महीने पहले आई है, इनका फोकस कुछ अलग रहेगा ना, इनका पैटर्न कुछ अलग रहेगा समझने का। दिस इज द थिंग कि आपका अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, समझे। एम्फसाइज ऑन सक्सेसफुल, सो कॉन्फ़िगरेशन पर्सपेक्टिव डिपेंड बताते हैं हमें कि सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज डिपेंड्स ऑन कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। उस पर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा कंपनी का और ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन किस टाइप में है आपका। जैसे ऑर्गेनाइजेशन गो थ्रू डिस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन लाइक स्टार्टअप ग्रोथ मैच्योरिटी, या स्टार्टअप है आपका, या आप उस कंपनी का ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, या आपकी कंपनी मैच्योर हो चुकी है, स्ट्रेटेजी शुड मैच द करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अचीव्ड सक्सेस। कुछ कंपनी होती है जो अभी ग्रोइंग स्टेज में होती है, कुछ कंपनी होती है जो अभी भी स्टार्ट की होती है स्टार्टअप, कुछ कंपनी होती है जो काफी मेच्योर हो चुकी है, जैसे यूनिकॉर्न्स वगैरह मेच्योर कंपनी हो चुकी है। सो अ स्टार्टअप फोकसिंग ऑन इनोवेशन एंड एजिलिटी वर्सेस अ मेच्योर कंपनी एम्फसाइजिंग ऑन एफिशिएंसी एंड स्किल्स। यही मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि अगर एक स्टार्टअप है, अगर एक करंट स्टार्टअप है, वो फोकस करता है इनोवेशन पे, एजिलिटी पे, क्योंकि वो अभी अभी शुरू हुआ है। तो इनोवेशन कुछ ऐसा इनोवेट करे जो अभी तक किसी ने ना किया हो, तभी उसका तभी उस कंपनी को सब पहचानेंगे, उस स्टार्टअप को लोग पहचानेंगे उसके इनोवेशन के थ्रू। पर वही अगर एक मेच्योर कंपनी है जिसको सब लोग जानते हैं, उसको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। वो इफिशिएंसी पे ध्यान देता है, स्केलेबिलिटी पे ध्यान देता है कि मैंने जो बनाया हुआ है जिसको लोग यूज कर रहे हैं इतना, उसको मैं कैसे और बेटर कर सकूं, उसको मैं कैसे स्केल कर सकूं, और ये उसका मेन कंपनी होता है। तो देखो अब दोनों कंपनीज है, पर दोनों के बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन अलग अलग है। ये डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेटजीज पे। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशन पर्सपेक्टिव। सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। दिस इज द कंक्लूजन कि हमने इसमें पूरा क्या किया। अब देख सकते हो पूरी जो हमने चीजें थी कुछ लाइन में है, और यूनिट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू लाइक और कमेंट करो पसंद आया तो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो यूनिट 2 होगी उसको बताएंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।